क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी एफआईआर करेगी राम राज्य की पुलिस? क्या डॉक्टर अंबेडकर को भी जेल जाना पड़ेगा? क्या उन्हें भी सजा देगा राम राज्य के इलाहाबाद का हाई कोर्ट? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदुस्तान की धरती पर एक बहुत बड़ा काम किया था और आज के बीएनएस के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 साल तक की सजा और जुर्माना लगाने के लिए तैयार बैठा नजर आता है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने गजब का फैसला लिया है और इस फैसले के साथ जुडिशरी को लेकर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सालों पहले एक प्रोफेसर ने ऐसे ही समय का संदेह चेताया था, जो कहा था वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। मामला बड़ा गंभीर है, टकटकी लगाकर देखिएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ही महिलाओं को लेकर कैसे कैसे फैसले कर रहा है उसे भी जरा देखिएगा। मगर उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आप अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को दामाद बनाना चाहेंगे? क्या आप अपनी बहन के साथ कुकर्म करने वाले को अपना जीजा बनाना चाहेंगे? मुझे मालूम है ये सुनकर आपका खून खौल उठेगा, मगर अमृत काल में खून की कमी हो गई है ना, खौलेगा कहां से और ठंडा कहां से होगा। बहरहाल दोनों ही मामले बेहद महत्वपूर्ण हैं। एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपके सामने रखूंगा। आगे बढ़ने से दहन दिवस के तौर पर मनाते हैं और उनको मानने वाले ही लाइव टीवी डिबेट में मनुस्मृति को फाड़ के फेंक भी देते हैं। फिर उनके खिलाफ एफआईआर होती है और कोर्ट उस एफआईआर को सही करार देती है। तो क्या अब अंबेडकर के खिलाफ मुकदमा होगा और न्यायपालिका मनुस्मृति को कानूनी संरक्षण दे रही है, उसे धार्मिक ग्रंथ करार दे रही है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ कहा है, जबकि अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति जाति के आधार पर अत्याचार को संस्थागत बनाती है, निचली जातियों, दलितों और महिलाओं के शोषण और भेदभाव को सही करार देती है। मगर ये सब कुछ बिहार चुनाव से पहले किया जा रहा है, जहां अंबेडकर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता रहा है। राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, जो मनुस्मृति के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू यादव आरएसएस चीफ मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे तो पूरे बिहार में सावरकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स लेकर घूमे और अपने वोटरों को चेताया कि अगर बीजेपी जीत गई तो ये मनुस्मृति लागू करेंगे। और दिसंबर 2024 में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में दहाड़ करके कहा कि सावरकर तो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर मानते थे। सावरकर को कोट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के बारे में आरएसएस के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि संविधान में भारतीयता जैसी कुछ भी बात नहीं है। वेदों के बाद हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा पूजनीय मनुस्मृति है और सदियों से इस किताब ने हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा को कोडिफाई किया है। तो राहुल गांधी ने 3 महीने पहले ही देश को बता दिया था कि सावरकर मनुस्मृति को संविधान से कितना ऊपर रखते हैं। 2024 के चुनाव में भाजपाई लोग 400 सीटें मांग रहे थे और कह रहे थे कि संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाए जाने के 3 दिन बाद ही यानी 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखकर संविधान को खारिज कर दिया था और मनुस्मृति को संविधान के तौर पर लागू करने की मांग की थी। एमएस गोलवलकर ने तो यहां तक कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर संविधान बना दिया गया है, जिसमें अपना कहने लायक कुछ भी नहीं है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मगर पूर्व आरएसएस चीफ सुदर्शन ने संविधान को कूड़े में फेंक देने की बात कही थी और संविधान को दोबारा लिखे जाने की वकालत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो अपनी सरकार के दौरान संविधान समीक्षा आयोग तक बना दिया था और 2025 के महाकुंभ में शंकराचार्य सहित तमाम संतों महंतों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान जारी किया तो वो भी मनुस्मृति के आधार पर था। इसी महाकुंभ में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर मनुस्मृति के अपमान का आरोप लगा, उनसे माफी की मांग की गई। शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी किया और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो मनुस्मृति लागू करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। आरएसएस पर आरोप लगता है कि वो मनुस्मृति को संविधान से ऊपर मानता है और उसके नेता मनुस्मृति की वकालत करते हैं। तो चलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट चल के देखते हैं, जहां से कानूनी तौर पर मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है। मगर उससे पहले कि हम कोर्ट के फैसले पर आए, ये जानिए कि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का 148वां श्लोक, एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह के बाद पति उसका संरक्षक होगा। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला आजाद नहीं हो सकती। इससे पहले 11वां श्लोक कहता है कि जिस महिला का भाई न हो या जिसके पिता को कोई न जानता हो, वो लड़की किसकी है ये किसी को मालूम न हो, तो पुत्रिका धर्म की आशंका से बुद्धिमान पुरुष लड़की के साथ विवाह न करे। मनुस्मृति का 2वां अध्याय कहता है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं और होश से काम लेते हैं। 3रे अध्याय में लिखा है, जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे, कुत्ते, किन्नर या
रजस्वला महिला को देखना भी नहीं चाहिए। इसी अध्याय में लिखा है कि उस महिला से विवाह न किया जाए जिसके बाल और आंखें लाल हों, जिसके अतिरिक्त अंग हों, जिसकी सेहत अक्सर खराब रहती हो, जिसके बाल न हों या तो कम हों, साथ ही तारामंडल, पेड़, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप, गुलाम या फिर आतंक से भर देने वाले नाम हों। जिस महिला के हों या फिर ऐसी महिला जो नीची जाति की हो, उससे विवाह नहीं करना चाहिए। और मनुस्मृति का ही 15वां नियम, पुरुषों के प्रति चाहत, जल्दी बदलने वाला मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से महिला पति के प्रति धोखेबाज हो सकती है, उन्हें बहुत निगरानी में रखना चाहिए। ये सब कुछ मनुस्मृति में लिखा है। तो आप ये भी जान लीजिए कि 2025 और 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 2 फैसले दिए हैं वो क्या मनुस्मृति से प्रभावित नजर नहीं आते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रभावित नजर नहीं आते? क्योंकि कोर्ट लगातार रेपिस्टों को इस बात पर जमानत दे रही है कि वो पीड़िता के साथ शादी करेंगे। और यही वो अदालत है जो आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर देती है। अदालत कहती है कि एक धार्मिक ग्रंथ का पन्ना फाड़ना दरअसल अपराध है। तो क्या अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर अपराध किया था? बलात्कार के आरोपी को पीड़िता के साथ शादी के वादे पर जमानत देते हुए जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत है को इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है। जब तक कि अपराध संदेह से परे साबित न हो जाए, कोर्ट ने 3 महीने के भीतर आरोपी को पीड़िता से शादी करने का निर्देश दिया है। आरोपी राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है और फरवरी 2024 में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए एक कोचिंग सेंटर में पीड़िता से मिला था। मई 2024 में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 यानी 506 आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अक्टूबर 2024 में आगरा सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब आरोपी के वकील ने कह दिया है कि महिला को सूचित किया जाएगा और अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि जस्टिस कृष्ण पाल ने पहली बार ऐसा कोई फैसला दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि अक्टूबर 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को जमानत दी थी क्योंकि उसने अदालत से वादा किया था कि वो पीड़िता से शादी करेगा और उसके नवजात बच्चे की देखभाल करेगा। सवाल यह है कि हाईकोर्ट में बैठकर जस्टिस कृष्ण पहल क्या कर रहे हैं? क्या वो रेप को लीगलाइज कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी महिला का रेप करे और फिर उससे शादी कर ले? इलाहाबाद हाईकोर्ट के मिलाड को किसने हक दिया कि वो डिसाइड करेंगे कि पीड़िता किससे शादी करेगी? अब लोग कह रहे हैं कि ईश्वर न करे, मगर यदि किसी जज या फिर उसी जज की बिटिया के साथ ऐसी कोई दुर्घटना होती तो भी क्या वो इसी तरह का आदेश देते? आरोपी से कहते कि जिस की हो से शादी कर लो? क्योंकि जो फैसला उन्होंने दिया है वो पीड़िता भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है और सिर्फ इस बात पर के आरोपी को जमानत दे दी जाए कि वो पीड़िता से शादी करने को तैयार है, एक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है कि नहीं? ये संविधान को खारिज करना नहीं है क्या? ये फैसला मनुस्मृति से प्रभावित है कि नहीं? और हमने आपको शुरू में ही बताया कि मनुस्मृति का दूसरा अध्याय कहता है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं, होश से काम लेते हैं और तभी तो जस्टिस कृष्ण पहल संविधान के अनुच्छेद 21 में दर्ज जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का जिक्र करके के आरोपी का पक्ष लेते हैं। ऐसे जजों के बारे में 18 फरवरी 2023 को कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स वेबिनार में बोलते हुए प्रोफेसर मोहन गोपाल ने चेताया था। डॉक्टर गोपाल ने कहा था कि उन जजों की संख्या जो परंपरावादी हैं, ईश्वरीय तंत्र में विश्वास रखते हैं और जो धर्म में कानून का स्रोत ढूंढते हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। 2047 तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की 2 पार्ट स्ट्रेटजी का ये पहला फेज है, जिसमें संविधान को खारिज नहीं करना है बल्कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक हिंदू दस्तावेज के तौर पर परिभाषित करना है। 2047 में ये देश एक गणराज्य के तौर पर अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। मगर पहला फेज ये है कि ऐसे जजों की नियुक्ति की जाए जो संविधान से आगे देखने को तैयार हों और दूसरे चरण में ऐसे जज होंगे जो धर्म ग्रंथों में कानून का स्रोत ढूंढेंगे। इस पर हमने विस्तार से कई महीने पहले ही बात किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब क्या कर रहे हैं? क्या वे प्रोफेसर गोपाल को सही साबित कर रहे हैं? क्योंकि मनुस्मृति का जिक्र किए बिना वे आरोपी को जमानत दे रहे हैं, तो पीड़िता के अधिकारों का क्या हुआ? क्या जज साहब को एक महिला का अधिकार याद दिलाने की जरूरत है? न्यायपालिका में जो हो रहा है वो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है कि नहीं? लेकिन न तो इस देश के कानून मंत्री को इसकी चिंता है और न ही सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जो हो रहा है वो सत्ता की चाहत है। और इसी हाईकोर्ट के 2 जजों ने आरजेडी नेता प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। जज विवेक कुमार बिड़ला और जज अनीश कुमार गुप्ता
की बेंच ने कहा कि किसी धर्म विशेष की पवित्र पुस्तक को फाड़ने से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है। अदालत इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि प्रियंका भारती उच्च शिक्षित हैं और एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में टीवी चैनल की बहस में भाग ले रही थी, इसलिए यह दलील नहीं दे सकती कि यह कृत्य अज्ञानता में किया गया है। प्रियंका भारती ने अलीगढ़ के रोरावर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि किसी व्यक्ति या धर्म की भावनाओं का अपमान करने का कोई इरादा या जानबूझकर किया गया प्रयास नहीं था ये, मगर कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए कहा था कि आजकल अंबेडकर 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 करने का फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। 18 दिसंबर 2024 को इंडिया टीवी पर अमित शाह के बयान पर बहस के दौरान प्रियंका भारती ने सावरकर को कोट किया था, जिन्होंने संविधान निर्माता के बारे में कहा कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला। जहां बुद्ध स्वयं हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं। प्रियंका भारती ने कहा था कि इसी सावरकर से प्रेरित अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करने की जरूरत की, इसलिए इनके भगवान मनु की मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। और फिर लाइव डिबेट में उन्होंने मनुस्मृति के पन्ने फाड़ दिए थे। अंबेडकर के साथ पेरियार, फूले और तमाम प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने मनुस्मृति का विरोध किया है। सच्चाई ये भी है कि किसी भी शंकराचार्य या आरएसएस के सरसंघचालक ने मनुस्मृति को कभी खारिज नहीं किया और अब हाईकोर्ट ने मनुस्मृति के पन्ने फाड़े जाने को अपराध करार दे दिया है। मतलब अंबेडकर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, उनके किए पर उंगली उठा दी है। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति चलाकर अंबेडकर ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बता दिया था कि यह किताब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, ये इतनी खराब है कि इसे जला दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति को जजों द्वारा पवित्र धार्मिक ग्रंथ बताना दरअसल महिलाओं का अपमान नजर आता है। दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी है और ये जजों को मनुवादी भी साबित करता है। सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट के मिलाड लोग अपने घरों में महिलाओं के साथ मनुस्मृति जैसा ही दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी बच्चियों के साथ यही करते हैं? मत भूलिए कि इसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस शेखर यादव भी हैं, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मंच से मुसलमानों को कटमुल्ला कहते हुए नफरती भाषण दिया था और उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव की पेशी हुई थी और कोर्ट ने उनसे सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था, मगर जस्टिस यादव ने माफी नहीं मांगी। मांगेंगे भी कैसे जब बड़े बड़े नेता लोग उनके साथ खड़े हैं। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है, जिस पर 55 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, मगर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि हाईकोर्ट के किसी भी जज को हटाने का अधिकार संसद के पास है। सवाल यह है कि क्या आरजेडी मनुस्मृति के मुद्दे को लेकर बिहार चुनाव में उतरेगी, क्योंकि 2015 की तरह ही मनुस्मृति का मुद्दा उसे थाली में परोस के मिल गया है। संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ अब तक देश में कहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो, कोई कार्रवाई हुई हो? हाल फिलहाल में ऐसा कुछ सुनने को तो नहीं मिलता है। अमित शाह के खिलाफ अंबेडकर के अपमान का एक मामला दर्ज हुआ है, लेकिन वो संविधान के अपमान का नहीं है। एक तरफ तो कोर्ट को जमानत दे रहा है कि वो रेप पीड़िता से शादी करेंगे और दूसरी तरफ उत्तराखंड में पूछा जा रहा है कि बताइए आप किसके साथ लिव इन में रहते हैं। मतलब कोर्ट और सरकार दोनों एक ही पिच पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट तय कर रहा है कि आप किसके साथ शादी करेंगे और सरकार पूछ रही है कि आप किसके साथ रिश्ते में हैं, उसे रजिस्टर कराइए, हमको बताइए। मोरल पुलिसिंग का ठेका अब संस्थागत रूप लेने लगा है। क्या सुप्रीम कोर्ट मनुस्मृति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का संज्ञान लेगा? क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि मनुस्मृति दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ साफ है और जाति के आधार पर भेदभाव को जायज ठहराता है, जो कि संविधान में दर्ज समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। बाकी देखते जाइए अमृतकाल में और क्या क्या होना बाकी है, क्या क्या देखना बाकी है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।